आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाज़रीन, मैं हूं नवीद अंजुम। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास ख़बरों पर। रियासती वज़ीर बराए सनत व हिरफत उदय सामंत ने खलीजी जंग के सबब सनती मैदान पर पड़ रहे असरात का लिया जायज़ा। मुताल्लिक़ा शोबे के ज़िम्मेदारान को दिलाया दिलासा। हुकूमत हर घड़ी सनतकारों के साथ होने का दिलाया यकीन। अजंता एलोरा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से मुताल्लिक़ मसाइल और सयाहों को दी जाने वाली सहूलतों का जायज़ा लेने मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया की मीटिंग मुनक़िद। मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया सयाहों को बेहतर बुनियादी सहूलतें फ़राहम करें, डिवीजनल कमिश्नर पापड़कर ने दी हिदायत। अलविदा अलविदा, माह रमज़ान अलविदा की सदाओं के साथ आज बंदगान तौहीद ने अदा की नमाज जुमा। अपने गुनाहों पर रो रो कर तलब की माफ़ी। सारी दुनिया में अमन व अमान के लिए रब कायनात से की इल्तिजा। और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन और दीगर ज़ेली कमेटियों के सुदूर के इंतखाब के पेश नज़र गुज़िश्ता रोज़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में रही भीड़। जगह की तंगी के सबब सिक्योरिटी और पुलिस इंतजामिया ने कई अवामी नुमाइंदों की गाड़ियों को भी नहीं दिया दाखिला। मुताल्लिक़ा मुलाजिमीन पर कारपोरेटर्स ने लगाए सौतेले सलूक का इल्ज़ाम। अब ख़बरें तफसील से। औरंगाबाद में वज़ीर सनत उदय सामंत ने सनतकारों को बड़ा यकीन दिलाया है। उन्होंने कहा कि खलीजी ममालिक की जंगी सूरत हाल के बावजूद हुकूमत सनतों को तन्हा नहीं रहने देंगी और ईंधन और बिजली की सप्लाई में किसी किस्म की कमी नहीं होने देंगी। रामा होटल में मुनक़िदा इस इजलास में MIDC के मैनेजिंग डायरेक्टर PD मलिक नेर, डिवीजनल कमिश्नर, कलेक्टर और सनती तंजीमों के नुमाइंदे मौजूद थे। वज़ीर सनत उदय सामंत ने सनतकारों के मसाइल सुने और कहा कि खलीजी ममालिक की जंगी सूरत हाल के सबब ईंधन की सप्लाई मुतासिर होने का खदशा है, जिसके लिए मुतबादिल ईंधन, सस्ती बिजली और सोलर पॉलिसी में तब्दीली जैसे इक़दामात पर गौर किया जा रहा है। उन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और ईंधन की फराहमी के लिए तवील मुद्दती मनसूबे तैयार करने की हिदायत दी। वज़ीर सनत ने वाज़ेह किया कि किसी भी हंगामी सूरत हाल में सनतों का पहिया रुकने नहीं दिया जाएगा। आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे की आखाती देशामध्ये युद्धजन्य परिस्थिती आहे आणि या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे कुठच्याही इंडस्ट्रीवर अडचण येऊ नये, त्यांना त्रास होऊ नये, याच भावनेतनं छत्रपती संभाजीनगरच्या सगळ्या उद्योजकांना भेटायला मी आलो। युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर नक्की काय होऊ शकतं याचा आढावा देखील मी घेतला। हा आढावा घेत असताना मध्य पूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे भारताच्या ऑइल, CNG आणि LPG पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे, कारण त्याचा परिणाम छत्रपती संभाजीनगरच्या इंडस्ट्रीमध्ये काय होऊ शकतो याचा देखील मी आढावा घेतला। माझ्यासोबत प्रशासनाचे सगळे अधिकारी होते, सगळ्या असोसिएशनचे पदाधिकारी होते आणि शॉर्ट टर्म सोल्यूशन काय असावं आणि लॉंग टर्म सोल्यूशन काय असावं या बाबतीतला निर्णय लवकरात लवकर प्रशासनाने घ्यावा अशा पद्धतीच्या सूचना मी दिलेल्या आहेत। आणि उद्योजकांनी ज्या ज्या काही अपेक्षा माझ्याकडे व्यक्त केल्या की माननीय मुख्यमंत्री महोदयांकडे कशा पद्धतीचा अहवाल दिला पाहिजे, इलेक्ट्रिसिटीच्या बाबतीतलं काय आहे, बांबू लागवडीच्या बाबतीमधलं काय आहे, बायोगॅसच्या बाबतीतलं काय आहे, आता जो नॅचरल गॅस आहे तो कशा पद्धतीने डिस्ट्रीब्यूट केला पाहिजे, CNGच्या बाबतीतलं काय आहे, त्या सगळ्या बाबतीमध्ये जो काय अहवाल मी आज तयार केलेला आहे, जो आज तयार करेन तो सगळा मी मुख्यमंत्री महोदयांकडे देणार आहे, उपमुख्यमंत्री महोदयांकडे देणार आहे। देशाचे केंद्रीय मंत्री पुरी साहेब जे आहेत त्यांची देखील भेट घेण्याची जर वेळ आली तर ती देखील मी स्वतः इथल्या सगळ्या उद्योजकांना बरोबर घेऊन घेणार आहे। आणि उद्या मुख्यमंत्री महोदयांना मी विनंती करणार आहे की गॅसच्या जेवढ्या कंपन्या आहेत त्या कंपन्यांच्या संदर्भामध्ये एक बैठक, विस्तारित बैठक ही मुंबईला घेणं आवश्यक आहे। आणि मला पूर्ण खात्री आहे की उद्योगाला पाठिंबा देणारे आपले मुख्यमंत्री आहेत, उपमुख्यमंत्री आहेत, त्याच्यामुळे ही देखील बैठक पुढच्या 2-4 दिवसामध्ये मुंबईमध्ये नक्की आम्ही आयोजित करू। उद्योजकांना या आखात्यातल्या युद्धजन्य परिस्थितीचा सामना करत असताना कुठची अडचण येऊ नये हीच महाराष्ट्र शासनाची आणि केंद्र शासनाची भूमिका असणार आहे आणि त्याच बाबतीमध्ये आम्ही सकारात्मक चर्चा केलेली आहे। हुकूमत महाराष्ट्र ने वाज़ेह किया है कि रियासत में घरेलू गैस और ईंधन की कोई कमी नहीं है। जंगी हालात के पेश नज़र ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए ज़िलाई सतह पर कंट्रोल रूम कायम कर दिए गए हैं। इंतज़ामिया ने शहरियान से अपील की है कि वो अफवाहों पर कान न धरें।
वाज़ेह हो कि ईरान और इसराइल खलीजी जंग से मुताल्लिक़ रियासती हुकूमत ने गैस सप्लाई में मुमकिन रुकावटों से निपटने के लिए ज़िला सतह पर खुसूसी कमेटियां कायम करने का फ़ैसला किया है। इन कमेटियों में ज़िला कलेक्टर, पुलिस सुपरिटेंडेंट, ज़िला सप्लाई ऑफिसर और सरकारी गैस कंपनियों के अफसरान शामिल होंगे। ये कमेटियां गैस सप्लाई चेन पर नज़र रखेंगी, कानून और नज़्म बरकरार रखेंगी और रोज़ाना सूरत हाल का जायज़ा लेकर रिपोर्ट पेश करेंगी। इसी के साथ ही अस्पतालों, सरकारी हॉस्टलों, सरकारी स्कूलों और कॉलेजों की मेस, मिड डे मील स्कीम और आश्रम स्कूलों जैसी ज़रूरी खिदमात फराहम करने वाले इदारों को LPG सप्लाई को तरजीह दी जाएगी। हुकूमत ने यह भी वाज़ेह किया है कि सोशल मीडिया पर गैस की कमी से मुताल्लिक़ फैलाई जाने वाली झूठी खबरों और अफवाहों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहरियान से अपील की गई है कि वो अफवाहों पर यकीन न करें। रियासत में रोज़ाना तकरीबन 9000 मैट्रिक टन LPG की मांग होती है, जिसे पूरा करने के लिए रिफाइनरीज़ में पैदावार बढ़ाकर 11000 मैट्रिक टन तक कर दी गई है। इसी तरह पेट्रोल और डीजल का भी वाफर ज़ख़ीरा मौजूद है और रिफाइनरियाँ मुकम्मल सलाहियत के साथ काम कर रही हैं। हुकूमत ने शहरियान को यकीन दिलाया है कि रियासत में घरेलू गैस, पेट्रोल और डीजल की सप्लाई पूरी तरह मामूल के मुताबिक जारी रहेगी। नमस्कार, मी दिलीप स्वामी, जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी बोलतोय। आपणाला सर्वांना माहिती आहे, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरच्या काही प्रसंगामुळे आपल्याकडे गॅस आणि डिझेल पेट्रोलचा तुटवडा आहे अशा पद्धतीच्या बातम्या प्रसारित झाल्या। काही लोकांनी अफवा पसरवले, त्यामुळे खूप ठिकाणी पॅनिक परिस्थिती निर्माण झालेली आहे। परंतु जिल्हा प्रशासन या संदर्भामध्ये दक्ष असून सर्वत्र तपासणी सुरू आहे। आपल्याकडे डोमेस्टिक म्हणजे घरगुती गॅस वापराच्या संदर्भामध्ये कुठलीही अडचण नाही आहे। त्यामुळे घरगुती गॅस ग्राहकांनी पॅनिक होण्याची कुठलीही आवश्यकता नाही आहे। आपल्याला रजिस्ट्रेशन नंतर जो काही कालावधी दिला जाणार आहे त्या कालावधीमध्ये आपल्याला गॅस सिलेंडर मिळणार आहे। फक्त कमर्शियल गॅस उपलब्धतेच्या बाबतीमध्ये अडचण निर्माण झालेली आहे। त्याच्या संदर्भामध्ये सुद्धा शासन स्तरावरून प्रयत्न चालू आहेत आणि जिल्हा प्रशासन स्तरावर सुद्धा या संदर्भामध्ये विविध कंपन्यांशी बोलणे चालू आहे। परंतु घरगुती गॅसच्या संदर्भामध्ये ग्राहकांनी पॅनिक होण्याची आवश्यकता नाही। तथापि सध्याची टंचाईची परिस्थिती लक्षात घेता गॅस वापराच्या संदर्भामध्ये सुद्धा आपणा सर्वांना काळजी घेणे गरजेचे आहे। जास्तीचे पदार्थ तयार करणे किंवा गॅस वाया घालवणे किंवा बऱ्याच ठिकाणी गॅस चालू असतो आणि त्यावर काही शिजवलं जात नाही, अशा पद्धतीने मोठ्या प्रमाणामध्ये गॅस बऱ्याच ठिकाणी वाया जातो। तर या सर्व बाबी आपण लक्षात घेऊन माझी सर्वांना विनंती असणार आहे की आपण पाणी टंचाईच्या काळामध्ये ज्या पद्धतीने पाणी जपून वापरतो त्याच पद्धतीने आता गॅस सुद्धा आपल्याला जपून वापरावा लागणार आहे। जोपर्यंत ही परिस्थिती निवळत नाही तोपर्यंत प्रत्येक ग्राहकाने आवश्यकतेप्रमाणेच अत्यंत काटेकोरपणे गॅसचा वापर केला तर आपल्याला गॅस पुरेसा उपलब्ध होऊ शकतो। त्यामुळे आपण गॅस वाया जाणार नाही याची पण काळजी घ्या। संपूर्ण गॅस एजन्सीच्या तपासण्या आमच्या पुरवठा विभागाच्या टीम मार्फत तयार केलेल्या तपासण्या होत आहेत। जिल्हाभरामध्ये आपण 11 टीम तयार केलेल्या आहेत आणि कालपासून सातत्याने या ठिकाणी तपासण्या सुरू आहेत। कुणी जर काही सावळा गोंधळ करत असेल, काळा बाजार करत असेल आणि त्याच्या पद्धतीने काही साठे वगैरे करून ठेवत असतील तर तुम्ही जिल्हा प्रशासनाशी संपर्क करा, जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्याशी संपर्क करा। त्याच्यावर आम्ही तातडीने EC ॲक्ट खाली कारवाई करू। परंतु या परिस्थितीमध्ये सर्वांनी थोडं संयम बाळगणे आणि प्रशासनाला सहकार्य करणे आवश्यक आहे। ते आपण कराल असा मी विश्वास बाळगतो। धन्यवाद। आलमी वर्षा मकाम अजंता और एलोरा गारों में सयाहों के लिए सहूलियात मज़ीद बेहतर बनाई जाएंगी। डिविजनल कमिश्नर जितेंद्र पापड़कर ने जायज़ा मीटिंग में ख़राब सड़कों की मरम्मत, इजाफी बसों के आगाज़ और सिक्योरिटी के लिए CCTV कैमरे नस्ब करने की सख्त हिदायत दी हैं। डिविजनल कमिश्नर जितेंद्र पापड़कर ने जायज़ा मीटिंग में हिदायत दी कि आलमी विरसा अजंता और एलोरा में सयाहों को तमाम बुनियादी सहूलतें मरबूत अंदाज में फराहम की जाएँ। इजलास में सियाहती सीज़न के दौरान बसों की कमी को दूर करने के लिए फौरी तौर पर मज़ीद बसें शुरू करने और ख़राब सड़कों की मरम्मत के अहकामात भी दिए गए। सिक्योरिटी के लिए शॉपिंग प्लाजा और गेस्ट हाउस में CCTV नस्ब करने और पीने के पानी की फराहमी यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। इसके अलावा एलोरा में गैरकानूनी हॉकर्स और तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत भी दी गई। कलेक्टर दिलीप स्वामी ने ज़रूरी फ़ंड्स की फराहमी का यकीन दिलाया, जबकि पुलिस ने गैरकानूनी गाइड्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने रमाई घरकुल योजना में बड़े घोटाले का इल्ज़ाम लगाते हुए
दावा किया कि फ़र्ज़ी दस्तावेज़ात के ज़रिए करोड़ों के फ़ंड्स हड़प किए जा रहे हैं। इम्तियाज़ जलील ने मामले की SIT जांच का भी मुतालबा किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इम्तियाज़ जलील ने कहा कि योजना के मुस्तहिकीन की फहरिस्त तैयार करते वक्त कई मकामात पर जाली दस्तावेज़ात का इस्तेमाल किया जा रहा है। बाज़ अफराद 3 से 5 हज़ार रुपये में मुख्तलिफ़ कागजात तैयार करके देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला के नाम से भी आधार कार्ड, राशन कार्ड, रिहायशी सर्टिफिकेट और आमदनी के सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेज़ात बनाए गए हैं। इम्तियाज़ जलील के मुताबिक इस योजना के तहत शहर में तकरीबन 23 करोड़ रुपए के फ़ंड की तकसीम का अमल जारी है और तैयार की गई फहरिस्त में कई नाम मशकूक हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस मामले की जल्द जाँच नहीं की गई तो वो अदालत से रुजू करेंगे। इस मौके पर कारपोरेटर अशोक हिवराड़े, काका साहब मोरे, अंकिता गजाहंस, कुणाल खरात और दीगर भी मौजूद थे। चलिए देखिए, पिछले तकरीबन 1.5-2 साल से हम एक मुद्दा महानगर पालिका और समाज कल्याण विभाग का उठा रहे हैं। रमाई घरकुल योजना जो है, ये एक बहुत अच्छी स्कीम सरकार ने शुरू की थी, जिसका मकसद ये था कि SC समाज के जो गौर गरीब लोग हैं, जो कच्चे घरों में रहते हैं, जिनके पास एक 200-300 स्क्वायर फीट का एक छोटी सी ज़मीन है, उन लोगों को पक्का घर बनाने के लिए सरकार 2.5 लाख रुपये देती है। वो स्कीम बहुत अच्छी होने के बावजूद भी SC समाज के गौर गरीब लोगों का फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा है? क्यों वहाँ पर झोपड़ियाँ वैसे के वैसी बसी हुई है, झोपड़पट्टियाँ वैसी के वैसी बसी हुई है? इसकी हम जब छानबीन किए तो हमें ये पता चला कि बहुत सारे शहरों के अंदर ऐसी धांधलियाँ चल रही है। हमारे शहर के अंदर तो कुछ हद ही पार हो गई है कि यहाँ पर जो अपने आप को भाऊ, दादा और ये समाज के बड़े बड़े नेता कहने वाले लोग जो बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर घूमते हैं, अपने ही गौर गरीब समाज को कैसा लूट रहे हैं। हमने इसकी इंक्वायरी करे और वो इंक्वायरी के अंदर हमको समझ में आया है कि 3,000 रुपये अगर आप उनके लोगों को देते हैं तो टोटल फाइल 3,000 रुपये के अंदर बन के मिल जाती है। अब वो उसके अंदर क्या क्या होता है, तो आपका रहीवासी सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसमें आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए 1 साल का, उसमें आपका रेसिडेंशियल ये होना चाहिए, फिर आपकी टैक्स रिसीप्ट होना चाहिए। वो टैक्स रिसीप्ट के साथ आपको कास्ट सर्टिफिकेट एक लगाना है और पीला राशन कार्ड आपको लगा के देना है। बस ये 5 डॉक्यूमेंट्स हो गए, आप दे दीजिएगा लेके जाके, और 2.5 लाख रुपये है तो लेके गायब हो जाइए। कई सारे गौर गरीब लोगों से इन्होंने झोपड़पट्टियों में जाके ये डॉक्यूमेंट जमा किए और ये डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद के ऊपर इन्होंने वो फाइल तो सबमिट किए, लेकिन पैसा जो है वो डायरेक्टली अपने अकाउंट के अंदर, अपनी पद संस्था के अंदर मंगाए, अपनी कोई कोऑपरेटिव बैंक के अंदर मंगाए, और ये पैसा जो है ये भाऊ दादा लोगों ने अपने जेब में रख लिया। कई 100 करोड़ रुपये की हम बात कर रहे हैं। पिछले कई सालों से ये जो झोल चल रहा है। अब जब ये मामला हम देख रहे थे कि इतनी सारी शिकायतें मैंने किया था, मैंने चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस को किया था, मैंने सोशल वेलफेयर के मिनिस्टर, जो दुर्भाग्य से हमारे ही अपने मिनिस्टर है, यहाँ के पालक मंत्री है संजय सिरसाट, SC समाज से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके नाक के नीचे ये धांधली चल रही है। हमने सोशल वेलफेयर के सेक्रेटरी हर्षदीप कामड़े साहब, बहुत अपराइट ऑफिसर है, बहुत अपने समाज के लिए बहुत कुछ अच्छा किए हैं उन्होंने, उनको भी हमने पत्र लिखे, यहाँ के डिविजनल कमिश्नर को लिखे, यहाँ के कलेक्टर को लिखे, और म्यूनसिपल कमिश्नर को मैंने कितने लेटर लिखा है मुझे भी खुद ये नहीं है, सबके इनवर्ड है मेरे पास। उसके बाद जब कुछ नहीं हो रहा था तो मैंने खुद ने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट गया, एंटी करप्शन में डिपार्टमेंट में जाके है तो मैंने है तो पूरा पुरावे दिया उनको, लेटर्स दिया, उनको समझाया कि कैसा ये स्कैम चलता है, कुछ नहीं हुआ। फिर हमने सोचा कि अब है तो हम कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि महानगर पालिका अभी 23 करोड़ रुपये अभी रिलीज़ कर रही है। ये रिलीज़ होते ही 31 मार्च से पहले आपके अकाउंट के अंदर और 40 करोड़ रुपये आ जाएंगे रमाई घरकुल के नाम के ऊपर। लेकिन ये पैसा सही मानों में वो गरीब लोगों के पास पहुंच रहा है क्या? तो नहीं पहुंच रहा है। तो बहुत सारे हमारे साथियों ने भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स निकाले। मुझे लिस्ट नहीं दी जा रही थी कि कितने लोगों को पैसा दिया जाने वाला है, कितने लोगों के सैंक्शन हो गए, तो मैंने खुद ने अपने लेवल के ऊपर निकाला और मेरे फेसबुक पेज के ऊपर वो लिस्ट डाल दिया। तकरीबन 250-300 पेज की लिस्ट है वो। उसके बाद लोगों ने ये बोला कि भैया उस्मानपुरे में तो ये आदमी रहते ही नहीं है, इसका घर ही नहीं है। हाँ, किसी ने बताया कि साहब ये तो रेलवे स्टेशन के ऊपर सादत नगर के अंदर है ही नहीं इसका मकान। तब है तो हमको इसकी व्याप्ति पता चली और उस हिसाब से हमने ये कंक्लूजन के ऊपर पहुँचे कि तकरीबन 90% जो है
वो बोगस फाइल्स तैयार किए गए हैं। और इसी दौरान कुछ लोगों को जब ये समझ में आया कि हमारे समाज के लोग हैं तो इसके बारे में आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, तो मुझे एक शख्स ने एक लेटर लिखकर भेजा की तुम्ही आमच्या समाजाच्या बाबतीत लढत आहे, हे रमाई घरकुल योजना कशा प्रकारे चालत आहे याचा एक उदाहरण के तौर के ऊपर हम आपको बोगस डॉक्यूमेंट्स कितनी आसानी से बनाए जा सकते हैं इसका उदाहरण दे रहे हैं। तो उन्होंने उदाहरण के तौर के ऊपर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भेजे। किसके नाम के ऊपर भेजे? एक है एकनाथ शिंदे और दूसरे हैं देवेंद्र गंगाधर राव फडणवीस। इनके नाम के ऊपर बोगस डॉक्यूमेंट्स। क्या है ये? रहिवासी प्रमाण पत्र। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस कहाँ रहते हैं? तो अंबेडकर नगर के अंदर रहते हैं। ये सर्टिफिकेट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बता रहा है। फिर उसके बाद उनको ये बताना पड़ता है की आम्ही गरीब आहे, छोटासा आमचं मकान आहे, त्याला पक्का बांधण्यासाठी आम्हाला टॅक्स रिसीट पाहिजे। तर ह्या दोघांचं, एकनाथ संभाजी शिंदे राहणारे आंबेडकर नगर यांची प्रॉपर्टी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट महानगरपालिकेचा, ये महानगरपालिके का। दूसरा है देवेंद्र गंगाधर राव फडणवीस, ये ओरिजिनल टैक्स रिसीप्ट देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की। ये पत्र है जिस बंदे ने मुझे ये लिखकर भेजा है पूरा कि कैसा है, तो इसके अंदर पूरा झोलझाल होता है और एक मैं उदाहरण के तौर के ऊपर ये तुम्हारे को डॉक्यूमेंट्स भेज रहा हूँ करके। फिर उसके बाद आधार कार्ड बनाना इतना आसान होता है? डुप्लीकेट आधार कार्ड, नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित ये मुद्दा है। ये आधार कार्ड बोगस, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे का बोगस आधार कार्ड तैयार किया गया। लेकिन ये स्कीम किसके लिए है? तो एससी समाज के लिए। तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है, तो 2 कास्ट सर्टिफिकेट भी उसने ओरिजिनल भेजा। स्टैम्प देखिए ओरिजिनल है। कुछ डॉक्यूमेंट्स तहसील ऑफिस से निकलते हैं, कुछ कलेक्टर ऑफिस से निकलते हैं, कुछ है तो महानगर पालिका के डिपार्टमेंट से निकलते हैं। 2 कास्ट सर्टिफिकेट, दोनों ही कास्ट सर्टिफिकेट एक देवेंद्र फडणवीस के नाम के ऊपर और एकनाथ शिंदे के नाम के ऊपर, ये बताते हुए कि ये दोनों भी एससी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं करके। राशन कार्ड बोगस, येलो राशन कार्ड, लगता है ये स्कीम के 2.5 लाख रुपये पाने के लिए। 90% बोगस राशन कार्ड आपको महानगर पालिका के दफ्तर के अंदर मिलेंगे। ये राशन कार्ड किसके नाम के ऊपर बनाया गया है? जूम इन करके देखिए तो आपको पता चलेगा किसके नाम के ऊपर बनाया गया है। एकनाथ शिंदे और इनके परिवार के अंदर इनकी इनकम, अंबेडकर नगर में रहते हैं ये, 90,000 रुपये इनकी सालाना इनकम है। ये सर्टिफिकेट भी है अपने पास। और इनके परिवार के अंदर कितने लोग हैं जो इनके पीले राशन कार्ड के ऊपर है? तो इनका पूरा परिवार, इनकी पत्नी, इनका बेटा श्रीकांत, इनकी बहू और इनका 4 साल का बच्चा, ये पीले राशन कार्ड के ऊपर ये 2.5 लाख रुपये रमाई घरकुल से उठाने के लिए इनका भी। तो आप देखिएगा कि इतना होने के बावजूद भी पुलिस, सरकार, प्रशासन सब खामोश बैठे थे। तो मैं सोचा कि अब चलिए अब कोर्ट में जाएंगे करके, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कोर्ट में जाने से पहले अब ये डॉक्यूमेंट्स है तो जनता के बीच में लेकर आएंगे कि मैं जो चीख कर कह रहा था कि 90% डॉक्यूमेंट जो है वो सब बोगस है। इसका कर्ता धर्ता जो है अंबेडकर नगर का भारतीय जनता पार्टी का, जिसकी पत्नी है कॉरपोरेटर है भारतीय जनता पार्टी की, कर्ता धर्ता वो है जो मेरे हिसाब से पिछले 2-3 सालों के अंदर नहीं भी बोले तो 75 से 100 करोड़ रुपये सिर्फ अकेले उसके नाम के ऊपर, अकेले खुद ने नहीं रखा है, इसके अंदर वाटअप होता है। महानगर पालिका के ये अधिकारी को इतना जाएगा, साइन करने वाले इसको जाएगा, जेई के पास इतना जाएगा, क्लर्क को इतना जाएगा। ये फिक्स है कि 2.5 लाख में से 70,000 रुपये अपने को महानगर पालिका के अधिकारियों के अंदर बंटवारा करना पड़ता है, 70,000 रुपये। इसके अलावा हमने एक ऐसा डॉक्यूमेंट भी बताए हैं कि जो हाथ से लिखा हुआ है। कभी आपने देखा? रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना अपने इख्तिताम की जानिब गामज़न है। आज शहर की मसाजिद में जुमतुल विदा का इज्तिमा अक़ीदत व एहतराम से मुनक़िद हुआ। हज़ारों फ़र्ज़ंदान तौहीद ने नमाज जुमा अदा की और मुल्क व मिल्लत की सलामती व अमन व अमान के लिए खुसूसी दुआएँ मांगी। नाज़रीन, जिस तेज़ी के साथ मुक़द्दस माह रमज़ान साया फगन हुआ था, उसी तेज़ी के साथ अब वो रुखसत भी हो रहा है। आज इस बाबरकत महीने के 23 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और शव्वाल का चांद नजर आने के बाद आइंदा जुमा या सनीचर को ईद उल फित्र मनाई जाने का इम्कान है। इसी सिलसिले में
आज हज़ारों की तादाद में बंदगान तौहीद ने जामे मस्जिद समेत शहर की मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज जुमा अदा की। नमाज के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर गिड़गिड़ाकर अपने गुनाहों की माफ़ी तलब की और मुल्क व मिल्लत की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। इस मौके पर उलमाए किराम ने रमज़ानुल मुबारक की फजीलत, आखिरी अशरे की अहमियत, शब क़द्र की बरकतों और ईद उल फित्र की तैयारियों के हवाले से तफसीली दीनी व रूहानी बयानात पेश किए। उन्होंने मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा इबादत, सदका व खैरात और नेकी के कामों की तलकीन भी की। किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। अल्लाहु अकबर। समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इन्नल अबरार लफ़ी नईम व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम यस्लौनहा यौमद्दीन वमा हुम अन्हा बिगाइबीन। वमा अदराक मा यौमुद्दीन सुम्मा मा अदराक मा यौमुद्दीन। यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह। अल्लाहु अकबर। समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। औरंगाबाद की सबसे बड़ी तिजारती मंडी गंदगी और बदइंतज़ामी का गढ़ बन गई है। आवारा जानवरों के हमले में एक हलाकत के बाद भी इंतज़ामिया खामोश है। कचरे के ढेरों और सिक्योरिटी के फुकदान से किसान और ताजिर सख्त परेशान हैं। औरंगाबाद की ज़रई मंडी गंदगी और आवारा जानवरों का गढ़ बन चुकी है। जगह जगह कचरे के ढेर और बदबू से किसान और ताजिर परेशान हैं, जबकि हाल ही में एक शख्स जानवर के हमले में जान भी गंवा चुका है। ताजिरों का इल्ज़ाम है कि सफाई के नाम पर सिर्फ खानापुरी की जाती है और कचरा वहीं जला दिया जाता है। रात के वक्त शरपसंद अनासिर की शराब नोशी से खवातीन और फल फरोशों में खौफ का माहौल है। खवातीन का कहना है कि उनसे रोज़ाना टैक्स वसूल किया जाता है, लेकिन बैठने के लिए साफ जगह तक मैसर नहीं है। ताजिरों ने फौरी सफाई मुहिम, सिक्योरिटी और आवारा जानवरों पर काबू पाने का मुतालबा किया है। गाई मारते आम्हाला काय मला स्वस्त मागितलं
काही निघत नाही, दिवसभर बसा बसा 5-50 रुपये घ्या आणि जा घरी. लोक पेन्शन करतात, परत महागाई इथं बसायचे पैसे घेतात. याचे परिणाम आम्हाला गंज जाणवत येत, पण आता कोण कदर करणार आमची? परिणाम गंज जाणतो तर आम्हाला गंज कसं राहते चौकून झाडणार झोडणार येतात 3-4 वाजायला. काय झालं सकाळी ना आम्ही तिथं बसलेलो होतो बरं का भाऊ. एक गाय आली आणि गाईना एका माणसाला मारलं तर ते जागेवरच गेला. मागून आली ती, पाठी मागून आली, ते पुढं कोथमिरी घेत होता. आमच्या समोरचीच गोष्ट आहे बरं का. आणि ती गाय ते बिचारा मरून गेला, रिक्षामध्ये टाकून नेलं. तुम्ही इथं भाजी घेऊन बसतात, तुमच्याकडून याचे पैसे पण आकारले जातात. पैसे देते ना आम्ही, 20 रुपये पावती, कोणी 50 देतं, कोणी 20 देतं. बसू पण देत नाही लवकर आम्हाला सकाळी सकाळी. आणि या गाई इथली धूळ, इथली परेशानी आमची काय सांग. पैसे देऊन पण तुम्हाला घाणी साम्राज्यात घेऊन बसतात. त्याचे काही परिणाम जाणवतात का, जे लोक तुमच्याकडे घ्यायला येतात? आता घेतेच ना, मग त्याला काय दिलायचे, पैसे देतोच आम्ही, पण मग आता एवढून येतं ना टकाना त्याच्यात बसतोच आम्ही. काका काय सांगाल सध्या बाजारपेठेची ही अवस्था? आम्ही तर सकाळी आमचा स्वतःचा माल घेऊन येतो, ते एक तर जागा राहत नाही टाकण्यासाठी. परत आमची गाड्या लावतात, तर याची गाडी बघण्यासाठी कोणी राहत नाही, पण आमच्याकडून त्याचे पार्किंगचे 20 रुपये घेतले जाते. आणि जो आम्ही शेतकऱ्याचा जो माल आणतो तो मालसुद्धा टाकण्यासाठी आम्ही कुठं बी रोडवर कुठं तरी टाकला देतो. आणि जे दुसरे जे बेपारी लोक आहे त्यांना व्यवस्थित जागा आहे आणि शेतकऱ्याला व्यवस्थित जागा नाही, हे मला सांगितलं. चालू काय सांगाल, सगळी घाण इथं बघायला मिळते, एक व्यापारी म्हणून तुम्ही काय बोला? आमचं आहे तिथं महानगरपालिकेला टॅक्स भरतो, कृषी उत्पन्न बाजार समिती टॅक्स घेते, तरी इथली सुविधा अपुरी. सकाळी मंडीमध्ये ज्यावेळेस मंडीमध्ये शेतकरी बसतो तर आमच्या दुकानाकडे ग्राहक यायला जागा नसतात, पार्किंगची सुविधा नाही आहे. त्याच्यानंतर हातगाड्या वगैरे भाजीपालेवाले सगळेजण उभे असतात, आमच्यासोबत दररोजचे भांडण होतात. एक दिवस असं नाही का आमचं बाचाबाची होत नाही, वादविवाद होत नाही. इथं महिलांचा त्रास आहे, बसणारी भाजी विक्रेतावाल्यांचा त्रास आहे, शेतकऱ्यांचा त्रास आहे. त्याच्यानंतर व्यापाऱ्यांना येणार जाणं ते ग्राहक पण बोलतात का बा तुमच्या दुकानाकडे यायला रस्ताच राहत नाही, आम्ही यावं कसं तुमच्या दुकानापर्यंत. त्याच्यानंतर महानगरपालिका कृषी उत्पन्न बाजार समिती जी साफसफाई करते, ज्यावेळेस कचरा उचलला जातो, कचऱ्यामधला चारा, हे कागद पेपर पूर्ण इथंच जातात. आणि कचरा उचलताना फक्त वल्ला कचरा आणि नारळच उचलतात, बाकीचा कुठल्याही प्रकारचा कचरा उचलत नाही. आणि कचरा उचलणारे जे ते स्वतःच पेट होतात आणि त्या धुरीचा त्रास होतो. आज माझं गोड त्यालाच दुकान आहे, भविष्यात काही घटना घडली केली त्याचा जिम्मेदार कोण? जिन्याखाली पानटपरे आहे, टपरे आहे, त्याचे गॅस सिलेंडर आहे, छोट्याल्या मोठ्याल्या हॉटली आहे. उद्याला मोठी काही घटना घडली तर याचा जिम्मेदार कोण राहणार? कृषी उत्पन्न बाजार समिती किंवा महानगरपालिकेने याची जिम्मेदारी घ्यायला पाहिजे. मग आमचा याला विरोध राहणार नाही. यांनी व्यापाऱ्यांना सुविधा द्यायला पाहिजे. व्यापारी कृषी उत्पन्न बाजार समिती प्रत्येक कार्यामध्ये सहकार्य करायला तयार आहे, पण कृषी उत्पन्न बाजार समिती व्यापाऱ्यांना कधीच सहकार्य करत नाही आणि आजपर्यंत पण केलेलं नाही. व्याजाला काही नाही. तुम्ही या तक्रार पण दिली आहे? व्यापारी संघटनेने याच्या अगोदर भरपूर वेळेस तक्रार दिलेली आहे. काही घटना झाल्या तर आम्ही फोन करून सांगतो, पण ते तात्पुरते होतं. नंतर याचे काही त्याचा पाठपुरावा होत नाही आणि काहीच करत नाही कृषी उत्पन्न बाजार समिती. कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये सगळा कचरा नाही, सुविधांचा फार अभाव आहे. मला शॉपला 10 वर्ष झाली, पण स्वच्छतेचा फार अभाव आहे आणि इनलिगल कामं जास्त चालू आहे मार्केटमध्ये. ते प्रशासनाचं काही लक्ष नाही याच्यावर अजिबात. आणि दारूचा तर म्हणजे व्यापाऱ्यांपेक्षा दारू जास्त झाली मार्केट कमिटी. रात्री इथं अनेक टवाळखोर तर जास्त आहे. 2-3 घटना घडल्या इथं पाठीमागं. तुम्ही याच्या संदर्भात काही पोलीस आयुक्तांना तक्रार दिली का? नाही, तक्रार तर काही दिली नाही आतापर्यंत कोणी व्यापाऱ्यांनी. फक्त सांगण्यात आले मार्केट कमिटी लेखी किंवा तोंडी स्वरूपात, पण असं विशेष काही झालं. खलीजी ममालिक में जारी कशीदगी ने महाराष्ट्र के किसानों की कमर तोड़ दी है। बरामदात मुतासिर होने से तरबूज की कीमतें कौड़ियों के दाम पर आ गई हैं। लागत भी न निकलने के बाइस ज़िला के तरबूज पैदा करने वाले किसान शदीद माली बहरान का शिकार हैं। औरंगाबाद के तालुका पैठन के पाचोड़ गांव के किसान एकनाथ लिम्भे ने 2 एकड़ ज़मीन पर तरबूज की काश्त की थी, जिस पर उन्हें तकरीबन 1 लाख रुपये से ज़्यादा खर्च आया। इब्तिदा में तरबूज को अच्छा दाम मिल रहा था, लेकिन जंगी सूरत हाल के बाद बरामदात मुतासिर हो गईं और बाज़ार में कीमतें अचानक गिर गईं। इस वक्त तरबूज की कीमत सिर्फ 7 से 8 रुपये फ़ी किलो रह गई है, जिसकी वजह से किसानों के लिए पैदावार की लागत निकालना भी मुश्किल हो गया है और वो माली बहरान का सामना कर रहे हैं।
पाठीमागं युद्धाच्या अगोदर या टरबुजाला 20 ते 25 रुपये मागणी होती. तर त्यावेळेस का 2 ते 3 दिवस टरबुजाला काढण्यास वेळ होता. नंतर 2-3 दिवसांनी व्यापारी चक्रा मारायला लागले. तर डायरेक्ट ते सांगायला लागले आता युद्ध चालू आहे, ट्रान्सपोर्ट बंद झालेला आहे. तर त्यामुळे आम्ही आता 5 ते 6 रुपये किलो मागत आहे. पण टरबुजाचे दिवस 80 ते 90 दिवस पूर्ण झाल्यानंतर टरबूज ठेवता येत नाही शेतीमध्ये, तो टरबूज द्यावाच लागतो. तर त्या टरबुजासाठी आता 6 ते 7 रुपये किलो आम्हाला व्यापाऱ्याला द्यावं लागलं. तर त्याच्यामधून जे पैसे आम्हाला 7 ते 8 लाख रुपये मिळणार होते तर ते 2 ते 2.5 लाख रुपये मिळाले. फक्त शेतीला खर्चच वसूल होऊ राहिला आहे. रमजानच्या महिन्यामध्ये जी मागणी असती ती मागणी ते व्यापारी सगळे सांगतात का युद्ध चालू आहे, या युद्धाचा फाटका पार ट्रान्सपोर्ट गाड्या होत नाही. एक्सपोर्ट माल न झाल्यामुळं हा माल जवळ लोकलला पाठायचा आहे, लोकलला हाच भाव चालू आहे. तर सर्व शेतकरी हेच भाव द्यायला तयार झाले आहेत. कारण की तसासुद्धा तो माल दिवस जास्त झाल्यामुळे तो माल ऑटोमेटिक चट्टे पड़ून गर्म हो रहा है। सिद्धार्थ गार्डन डोम हादसे में हलाक होने वाली खातून के वरसा को इंसाफ मिल गया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने महलूक रेखा गायकवाड़ के शौहर को 5 लाख रुपये की इमदाद का चेक दिया। एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने हादसे के फौरी बाद इस इमदाद का ऐलान किया था। वाज़े हो कि सिद्धार्थ गार्डन हादसे में हलाक होने वाली खातून रेखा हरिभाऊ गायकवाड़ के शौहर हरिभाऊ गायकवाड़ को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से 5 लाख रुपये नुकसान तलाफ़ी दी गई। बीओटी सेक्शन से वाबस्ता जूनियर इंजीनियर शेख जैद अहमद ने गुज़िश्ता रोज़ हरिभाऊ गायकवाड़ को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की उक़बी इमारत में 5 लाख रुपयों का चेक दिया। इस मौके पर शकील अहमद और महलूक रेखा का बेटा प्रीतम गायकवाड़ के अलावा दीगर अफराद भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि 11 जून 2025 की शाम तूफ़ानी हवाओं और तेज़ बारिश की वजह से सिद्धार्थ गार्डन दाखिली दरवाजे पर नस्ब डोम अचानक गिर पड़ा था। इस हादसे में सिद्धार्थ गार्डन की सैर के लिए आई हुई रेखा और स्वाति अमोल खैरनार नामी 2 खवातीन की मौत वाक़ हो गई थी। हादसे का इत्तला मिलते ही म्यूनसिपल अफसरान के अलावा एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने सिद्धार्थ गार्डन का मुआयना किया था। बाद अज़ां एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से हासिल इख्तियारात के तहत एडमिनिस्ट्रेटर श्रीकांत ने महलूकीन की माली इमदाद की करारदाद को स्टैंडिंग कमेटी की मंजूरी भी दे दी थी। इसी बुनियाद पर मज़कूरा दोनों खवातीन के वरसा को इमदाद फराहम करने कानूनी उमूर की तकमील की गई और जी श्रीकांत के हुक्म पर जूनियर इंजीनियर शेख जैद अहमद के हाथों 5 लाख रुपयों का इमदादी चेक दिया गया। औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में पार्किंग के मामले पर हंगामा खड़ा हो गया है। इंतखाबी मीटिंग के दौरान गाड़ियों को अंदर जाने से रोकने पर कारपोरेटर्स बरहम हो गए और इंतज़ामिया पर मुंतखब नुमाइंदों के साथ इम्तियाजी सलूक बरतने का इल्ज़ाम भी लगाया। अयान है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हेडक्वार्टर में इंतखाबी मीटिंग के दौरान पार्किंग में दाखिला न मिलने पर कई कारपोरेटर्स ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के इंतखाब के लिए पहुंचे अराकीन की गाड़ियों को जगह की कमी का जवाब बनाकर गेट पर ही रोक दिया गया। ताहम बाज़ बड़े ओहदेदारों की गाड़ियों को अंदर जाने की इजाज़त मिलने पर दीगर अराकीन ने इंतज़ामिया पर इम्तियाजी सलूक का इल्ज़ाम लगाया। कई कारपोरेटर्स को घंटों बाहर इंतज़ार करना पड़ा, जिससे बदमज़गी पैदा हो गई है। इंतज़ामिया की जानिब से पार्किंग की जगह की कमी मुस्तक़बिल में भी मुंतखब नुमाइंदों और सिक्योरिटी अमले के दरमियान तनाज़े की वजह बन सकती है। धुलिया सोलापुर हाईवे पर दिन दहाड़े लूटमार की वारदात में मोटरसाइकिल सवार लुटेरों ने रास्ता पूछने के बहाने एक खातून हेडमास्टर के गले से 17 ग्राम सोने की चैन छीन ली और फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। ताल्लुका पैठन के मुरमा गांव की जिला परिषद प्राइमरी स्कूल की हेडमिस्ट्रेस सुमांजलि बंसोड़े बुध की सुबह औरंगाबाद से पाचोड़ बस स्टैंड पर उतरी और अपनी एक्टिवा स्कूटी से स्कूल की तरफ जा रही थीं। इसी दौरान धुलिया सोलापुर कौमी शाहराह पर मुरमा शिवारी में 2 नौजवान स्पोर्ट्स बाइक पर आए और बीड़ जाने का रास्ता पूछा। बाद में शादी के कार्ड का पता बताने को कहा। जैसे ही खातून ने स्कूटी रोकी, मुलजिम ने उनके गले से सोने की चैन छीन ली और तेज़ी से फरार हो गए। खातून ने कुछ दूर तक मुलजिमान का पीछा किया, मगर वो तेज़ रफ्तारी से हाईवे की तरफ फरार होने में कामयाब हो गए। वाक़ई की इत्तला मिलते ही पाचोड़ पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा किया। इस मामले में नामालूम अफराद के खिलाफ पाचोड़ पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मज़ीद तफ्तीश जारी है। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रियासती वजीर बराए सनत व हिरफत उदय सामंत ने खलीजी जंग के सबब सनती मैदान पर पड़ रहे असरात का लिया जायजा। मुताल्लिका शोबे के जिम्मेदारान को दिलाया दिलासा। हुकूमत हर घड़ी सनतकारों के साथ होने का दिलाया यकीन। अजंता एलोरा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से मुताल्लिक मसाइल और सयाहों को दी जाने वाली सहूलतों का जायजा लेने मुताल्लिका इंतजामिया की मीटिंग मुनक़िद।
मुताल्लिका इंतजामिया सयाहों को बेहतर बुनियादी सहूलतें फराहम करें, डिविजनल कमिश्नर पापड़कर ने दी हिदायत। अलविदा अलविदा, माह रमज़ान अलविदा की सदाओं के साथ आज बंदगान तौहीद ने अदा की नमाज जुमा, अपने गुनाहों पर रो रो कर तलब की माफ़ी, सारी दुनिया में अमन व अमान के लिए रब कायनात से की इल्तिजा। और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन और दीगर झेली कमेटियों के सुदूर के इंतखाब के पेश नज़र गुज़िश्ता रोज़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में रही भीड़, जगह की तंगी के सबब सिक्योरिटी और पुलिस इंतजामिया ने कई अवामी नुमाइंदों की गाड़ियों को भी नहीं दिया दाखिला, मुताल्लिका मुलाजिमीन पर कॉरपोरेटर्स ने लगाए सौतेले सलूक का इल्ज़ाम। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।